सभी को जोहार। आज हम सभी देखेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तहत एक एग्ज़ाम लिया गया था सहायक अध्यापकों के लिए, यानी कि पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा। इसका आज हम सभी आंसर की देखेंगे, आंसर की जानने का प्रयास करेंगे, आंसर जानने का, इस प्रश्नों का आंसर हम सभी जानने का प्रयास करेंगे। इस पेपर के माध्यम से, इस बुकलेट के माध्यम से हम सभी जो है इस बुकलेट में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह जो एग्ज़ाम था वह ओएमआर बेस्ड था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एसएसटी। सभी को मेरी ओर, सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मेरी ओर से सादर प्रणाम। उम्मीद है इस पेपर को आपने बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से दिया होगा। आज हम सभी इतिहास का आंसर की देखेंगे। इतिहास यानी हिस्ट्री का आंसर की देखेंगे, जो कि हुआ था कब? 30 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम, यह जो पेपर हुआ था झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, यह एग्ज़ाम लिया गया था झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सहायक अध्यापकों एवं पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों या फिर पारा शिक्षकों के लिए जो था खास तौर पर लिया गया था। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग में मानव का महत्तम आविष्कार है। ऑप्शन है आग, कुम्हार का चाक, धातुवी औजार या फिर वस्त्र कातना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम सभी जानते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आग। चलिए आगे देखते हैं। पूरा पाषाण युग में मानव का महत्तम आविष्कार क्या है? आग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है महान का टीला, उत्तरजीवों का टीला, जीवितों का टीला या फिर मृतों का टीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतों का टीला। चलिए आगे देखते हैं। धन्वंतरी प्राचीन भारत प्रसिद्ध चिकित्सक खालिस्तान का राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हथियार का आविष्कार किसे कहा गया है? ऑप्शन है होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलस या फिर प्रजातियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, होमो हेबिलस। यह मानव की प्रारंभिक अवस्था थी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे देखते हैं। किस नगर में वर का शीर्ष मिला है? तो इसका ऑप्शन है सुमेर, उर, बेबीलोन या फिर उरुक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उरुक नगर में जो है वर का शीर्ष मिला है। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है आप सभी ने इस एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इस्लाम का उदय कब हुआ? द्वितीय शताब्दी, 5वीं शताब्दी या फिर 4थी शताब्दी या फिर 7वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी में जो है ऑप्शन नंबर डी, 7वीं शताब्दी में जो है इस्लाम, 7वीं शताब्दी में जो है इस्लाम का उदय हुआ। चलिए आगे देखते हैं। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है सिद्धू, गोमधर मुंडा, बिरसा मुंडा, कान्हू मुंडा। तो इसका हम सभी जानते हैं, प्रायः सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस क्वेश्चन का सही उत्तर दिया होगा, उम्मीद है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन है रिपब्लिक पार्टी, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेबर पार्टी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान दिया या कब मतदान किया? ऑप्शन है 1930, 1942, 1946 या फिर 1960। इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में जापान की महिलाओं ने पहली बार जो है मतदान दिया।
चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? ऑप्शन है 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। दामिन ए को क्या था? दामिन ए को क्या था? एक उपाधि थी, एक जागीर थी, एक भूभाग था, या फिर एक तलवार थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूभाग, या फिर वन क्षेत्र भी हम सभी इस दामिन ए को कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न की गई थी? ऑप्शन है तिनसिन संधि, नानकिंग संधि, पिंकिंग संधि, या फिर पोर्ट समाउथ संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नानकिंग संधि। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड हार्डिंज पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी। ऑप्शन है सावरकर, कृपाल सिंह, रास बिहारी बोस, भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रास बिहारी बोस। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 1855 से 1856 ईस्वी के संथाल विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन था? ऑप्शन है सिद्धू, ऑप्शन है कान्हू, चांद, या फिर भैरव। इस ऑप्शन यह जो क्वेश्चन है यह थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन दिया गया था। इसमें जो है इस 1855 से 1856 में जो एक संथाल विद्रोह हुआ था, उसमें सभी ने जितना भी ऑप्शन में दिया गया है, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस संथाल विद्रोह में। सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानू, ये सभी जो थे सभी आपस में भाई भाई और बहन थे। 4 भाई और 2 बहन, यानी कि फूलो जानू। तो इसके जो नेतृत्व करता है, यहाँ पर बताया गया है कि संथाल विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता यानी कि सिद्धू होगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है सिद्धू, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ, या फिर नर्मदा घाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी में भारत के मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास होता है खत्म, अब हम सभी भूगोल विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। भूगोल विषय का एमसीक्यू देखेंगे, उसके पेपर का आंसर की हम सभी जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सूरज भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से चमकता है, किस दिन चमकता है? यानी कि पूरे वर्ष भर, 6 महीनों के लिए, साल में 2 बार, साल में 1 बार। सूरज भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत रूप से कब चमकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साल में 2 बार, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूरज भूमध्य रेखा पर लंबवत रूप से चमकता है। चलिए आगे देखते हैं। अरोरा बोरियालिस की घटना जो उत्तरी गोलार्ध में लाल तथा हरे प्रकाशों का प्रदर्शन करता है, कारण है क्या? चलिए इसका ऑप्शन देखेंगे। क्षोभ मंडल से विकिरण, मध्यम मंडल से विकिरण, समताप मंडल से विकिरण, या फिर आयन मंडल से विकिरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर आगे जाएंगे, जो कि है आयन मंडल से विकिरण। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छ रात बादली रातों से अधिक ठंडे होते हैं, कारण है? स्वच्छ रात बादली रातों से अधिक ठंडे होते हैं, कारण है? चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। वर्षण, संघनन, आपतन, विकिरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकिरण। चलिए आगे देखते हैं। एक्सचुरी है क्या? चौड़ी वाहिका जहां सागर तथा नदी का जल मिलते हैं, या फिर प्राकृतिक बंदरगाह, या फिर उष्ण कटिबंधीय तूफान, या फिर जलप्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी वाहिका
जहाँ सागर तथा नदी का जल मिलते हैं। चलिए, नदी का जल यानी कि नदी का पानी जहाँ पर मिलता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जियोग्राफी का क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन एक प्रशांत महासागरीय धारा है? ऑप्शन है लेब्राडोर धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, या फिर कुरीशियो धारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरोशियो धारा, जो कि एक प्रशांत महासागरीय धारा है। चलिए आगे देखते हैं कौन सी नदी जो भूमध्य रेखा को आर पार जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर 6, कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा के आर पार जाती है? ऑप्शन है अमेजन यानी अमेजन नदी, कांगो नदी, नील नदी, ओरिनोको नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो नदी। कांगो नदी जो है वह भूमध्य रेखा के आर पार 2 बार जाती है। चलिए आगे देखते हैं किस नदी बेसिन को भारत का रूढ़ कहलाता है? किस नदी बेसिन को भारत का रूढ़ कहते हैं या कहलाता है? यहाँ थोड़ा सेंटेंस ठीक से नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, किस नदी बेसिन को भारत का रूढ़ कहलाता है? किस नदी बेसिन को भारत का रूढ़ कहते हैं? चलिए देखते हैं दामोदर नदी को, हुगली नदी को, स्वर्णरेखा या फिर गोदावरी। इसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दामोदर नदी को। झारखंड के और क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के कितने प्रतिशत वन द्वारा आच्छादित हैं? ऑप्शन है 19.51% या फिर 29.61% या फिर 15%, मतलब 50%, या फिर डी जो है 71%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 29.61% जो है झारखंड वनों से घिरा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस स्थान को झारखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ऑप्शन है मैक्लुस्कीगंज, ऑप्शन बी है जमशेदपुर, डाल्टनगंज या फिर चाईबासा। तो ये होगा इसका सही आंसर होगा क्या? मैक्लुस्कीगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं। रबड़ के बागान कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में, ऑप्शन है बी पंपास वन क्षेत्र में, या फिर स्टेपी वन क्षेत्र में, शीतोष्ण वन क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में जो है रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, यानी कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 2.8%, 2.4%, 2.9% या फिर 2.2%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4%। चलिए आगे देखते हैं सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह के लिए यानी कि लोहा के लिए, तांबा के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, कोयला के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि आयरन और लोहा पत्थर के लिए जो है प्रसिद्ध है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है, कितनी है झारखंड की भागीदारी? ऑप्शन है 47%, 40%, 45% या फिर 49%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की ओर हम सभी जाएंगे, जो कि है 40%। चलिए आगे देखते हैं माना दर्रा स्थित है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन में पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माना दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खालिस्तान महासागर के बीच से होकर गुजरती है। यह है क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन है आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक या फिर प्रशांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अभी हम सभी देखेंगे राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस। चलिए
क्वेश्चन नंबर 1, जब 1975 में देश में राष्ट्रीय आपातकालीन लागू किया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी वीवी गिरी या फिर ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 यानी कि 1975 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उन्हीं के कहने पर फखरुद्दीन अली अहमद ने जो है आपातकालीन लागू किया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? कौन सी रेखा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अच्छा सही आंसर देखने से पहले हम सभी ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। डूरंड लाइन, मैक महान लाइन, रेड क्लिफ लाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीति शास्त्र का, उच्चतम न्यायालय के पास है किस किस तरह का अधिकार है या पूछा गया है सवाल में। ऑप्शन है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार या फिर प्रारंभिक, अपीलीय एवं सलाहकार, तीनों क्षेत्राधिकार इसके पास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स प्रारंभिक, अपीलीय एवं सलाहकारी क्षेत्राधिकार, तीनों अधिकार इनके पास मौजूद है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपातकालीन के अत्याचारों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? ऑप्शन है लिबरहन आयोग, शाह आयोग, श्री कृष्ण आयोग या फिर मानव अधिकार आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। दल बदल विरोधी कानून का संबंध संविधान के निम्न में से कौन सी अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून का संबंध संविधान की निम्न में से कौन सी अनुसूची में? ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन है 12वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में यह जो है दिया गया है दल बदल विरोधी कानून। तो 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियों का अधिकार और जिम्मेदारियां इसमें दिया गया है। 9वीं अनुसूची में क्या होगा? 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य के कानून की एक सूची है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, उस तरह का कानून इसमें दिया गया है। और 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में है, इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियों, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। 11वीं अनुसूची के तहत आते हैं ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। किसे अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर से पहले हम सभी इसका ऑप्शन की ओर एक नज़र डालेंगे। मार्टिन लूथर किंग या फिर यासिर अराफत या फिर रॉबर्ट मुगाबे या फिर नेल्सन मंडेला। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। यह काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य कृपलानी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने, के.एम. मुंशी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। के.एम. मुंशी इसका शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है
क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा में शून्यकाल कब आरंभ होता है? लोकसभा में शून्यकाल कब आरंभ होता है? ऑप्शन है 11 पूर्वाह्न 11 बजे, दोपहर 12 बजे, पूर्वाह्न 10 बजे, कोई समय निश्चित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोपहर 12 बजे। कब से कब तक? 12 से 1 बजे तक जो है लोकसभा का जो है शून्यकाल आरंभ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। यह अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है, किसके संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन है न्यायपालिका, नौकरशाही, विधायिका या फिर प्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिय शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शांति कायरों का सपना है, किसने कहा है? ऑप्शन है हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, स्टालिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुसोलिनी ने कहा है शांति कायरों का सपना है। चलिए आगे देखते हैं। जब कोई सरकारी पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है। कौन सा लेख जारी किया जाता है? ऑप्शन है उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश या फिर अधिकार परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमादेश। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब एक वित्तीय आपातकालीन घोषणा की जाती है तो क्या होता है? चलिए ऑप्शन है सरकारी ऋणों का पुनर्भुगतान बंद हो जाएगा, लोक सेवकों को वेतन का भुगतान स्थगित कर दिया जाएगा, या फिर कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी है केंद्रीय बजट पेश नहीं किया जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में खाली स्थान के बिना सभी वयस्कों को वोट देने की अनुमति। ऑप्शन है सबसे जो आसान है यह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन है धर्म, उनके पास शिक्षा होने, जाति या वे अमीर या गरीब हैं, इनमें से कोई, इनमें से सभी। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी जो व्यक्ति हैं, धर्म, जाति या अमीर या हो या गरीब, के पास शिक्षा नहीं होने के बावजूद भी जो है वोट देने का उन्हें अधिकार है। 18 या 18 साल से ऊपर के वयस्कों के लिए, ऊपर के किशोरियों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 15, जनहित याचिका का एक तंत्र खाली स्थान में तैयार किया गया था। जनहित याचिका यानी कि जनहित याचिका, क्वेश्चन नंबर 15, जनहित याचिका का एक तंत्र खाली स्थान में तैयार किया गया था। ऑप्शन है 1980, 1996, 2000, 2004। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1980। चलिए अब आगे देखते हैं। समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? धर्म मनुष्य का अफीम है, प्रस्तुत कथन के वक्ता हैं, इसे किसने कहा है? ऑप्शन है पेरेटो, बी है मार्क्स, कॉम्टे, स्पेंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में समाज शास्त्र की औपचारिक स्थापना का आरंभ कलकत्ता में खालिस्तान प्रतिष्ठान द्वारा हुआ था। खालिस्तान प्रतिष्ठान द्वारा हुआ था। तो इसका ऑप्शन है बेथुन सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, बंगीय समाज विज्ञान संस्था, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एशियाटिक सोसाइटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एशियाटिक सोसाइटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। नई तालीम खालिस्तान के चिंतन का परिणाम है। नई तालीम खालिस्तान के चिंतन का परिणाम है। इसका ऑप्शन है दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चिंतन का परिणाम है नई तालीम। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? अपिको आंदोलन चिपको आंदोलन की तरह ही आंदोलन हुआ था पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को लेकर। यह हुआ था कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था अपिको आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन एक अभौतिक संस्कृति का उदाहरण है?
अभौतिक संस्कृति का उदाहरण है। ऑप्शन है कंप्यूटर, फर्नीचर, ज्ञान, इमारतें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय समाज में स्तरीकरण का पारंपरिक आधार है। इसका ऑप्शन है आय, वर्ग, धर्म, जाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय समाज शास्त्र के पिता निम्न में से कौन है। ऑप्शन है M.N. श्रीनिवास, J.S. घुरिये। ऑप्शन है फिर आगे है ऑप्शन नंबर सी, S.C. दुबे या फिर A.R. देसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा J.S. घुरिये, जो है भारतीय समाजशास्त्र के पिता। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हमारा समुदाय हमें भाषा और खालिस्तान मूल्य प्रदान करता है। ऑप्शन है सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम सभी जानते हैं सांस्कृतिक। हमारा समुदाय हमें सिखाता है संस्कृति में कैसा रहना, समुदाय के साथ कैसे सामंजस्य बना के रहना, एक दूसरे के साथ कैसे मेल प्रेम से रहना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है। ऑप्शन है राष्ट्र, भीड़, आयु समूह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक समूह राष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजमोहिनी आंदोलन संबंधित है। राजमोहिनी आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन है महिला आंदोलन से, जनजातीय आंदोलन से, राजनीतिक आंदोलन से, आर्थिक आंदोलन से। इसमें नाम से ही पता चल रहा है राजमोहिनी यानी कि महिला आंदोलन से यह संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। चलिए आगे देखते हैं, सामाजिक प्रक्रिया का आवश्यक तत्व। ऑप्शन है घटनाओं का एक क्रम, घटनाओं की पुनरावृत्ति होना, घटनाओं से संबंध होना, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली कारण है। सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली कारण है, ऑप्शन है महिलाओं की शिक्षा, धार्मिक प्रभाव की दुर्बलता, धर्मनिरपेक्षीकरण एवं लास्ट है प्रौद्योगिक कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे प्रयुक्त आंसर हो जाएगा इसका प्रौद्योगिक कारक सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली कारण है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की थी। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति ने, जाकिर हुसैन समिति ने, राधा कृष्णन मेहता समिति ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की थी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हिंदू विवाह कानून कब पारित हुआ। हिंदू विवाह कानून कब पारित हुआ। ऑप्शन है 1954, 1955, 1958 या फिर 1961। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पेपर का जो लेवल था वह 6 to 8 का था। 6 to 8 का पेपर हम सभी ने इसका आंसर की देखा। इसके बाद हम सभी देखेंगे इंग्लिश और जो क्षेत्रीय भाषा हो का आंसर की। इंग्लिश क्षेत्रीय भाषा जो हो है और जो है रीजनिंग 6 to 8 लेवल का, उन सभी को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। चलिए।